आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण सुधा का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ है वर्ण विचार। तो देखिए वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले भाषा, उसके बाद वर्ण और वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। किसका उच्चारण करते हैं? ध्वनियों का। तथा उन ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हम लिपि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? लिपि चिन्हों का। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो इससे क्या पता चलता है? किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम वर्णों को सीखा जाता है। तो यदि आपको किसी भाषा को सीखना है तो आप किसे सीखेंगे? सबसे पहले वर्णों को। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण ल, स, अ, म, ग, ई, क आदि। तो ये क्या है? ये सभी वर्ण हैं। तो वर्ण भाषा की बुनियाद होते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ही भाषा की बुनियाद और आधार होते हैं। बिना वर्णों की कोई भी भाषा नहीं होती। तो भाषा के शुद्ध उच्चारण को शुद्ध लेखन के लिए वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। तो यदि आपको शुद्ध भाषा लिखनी है, सही प्रकार से लिखनी है, उनका उच्चारण ठीक प्रकार से सीखना है, तो इसलिए आपको किसका आवश्यक ज्ञान होना चाहिए? वर्णों का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला यहाँ पर दी गई है ना। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जहाँ पर वर्णों को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। क्रमबद्ध समूह यानी एक क्रम में लिखे गए हैं वर्ण, वही वर्णमाला कहलाती है। अब देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो कितनी भी भाषाएं हैं संसार में, उन सब की एक वर्णमाला होती है जहाँ से हम उन वर्णों को सीखते हैं। तो समझ में आ गया वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए स्वर। यहाँ पे हिंदी में स्वर दिए गए हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये स्वर हैं। अब इसके बाद देखिए अनुस्वार। तो अंग खाली क्या होता है? अनुस्वार। अंग से अंगूर होता है ना, वही अंग है। यहाँ पे अंग की बिंदी अनुस्वार कहलाता है। अब उसके बाद विसर्ग। विसर्ग क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग लगाए ना दो बिंदी, तो संस्कृत में इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है। अब देखिए व्यंजन। यहाँ पे व्यंजन में भी अलग अलग वर्ग होता है। यहाँ पे देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये क्या है? ये 5 वर्ग दिए गए हैं। ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। तो इनका उच्चारण स्थान एक ही जगह होता है, तो इसीलिए ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। तो गर्मी जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से सीटी की आवाज़ आती है, ऐसे होता है, तो उससे घर्षण पैदा होता है, इसलिए कहलाते हैं ये ऊष्म व्यंजन। यानी कि इनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से हल्की सी ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद देखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्त का अर्थ होता है दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर जब एक नया व्यंजन बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और स्र श्रमिक, ये दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर बने हैं, इसीलिए संयुक्ताक्षर हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ऊपर क्या है? खाली स्वर दिए गए हैं, और नीचे क्या है? व्यंजन दिए गए हैं। तो जब हम व्यंजनों को लिखते या बोलते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजनों को लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। तो समझ में आया कितने प्रकार के व्यंजन होंगे वर्णमाला में? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर हो गए हैं और यहाँ पर व्यंजन। तो समझ में आया बच्चों? अब देखिए स्वर क्या होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है, तो सबसे आवश्यक बात क्या है? स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते और लिखे जाते हैं। इनमें किसी और वर्ण की सहायता आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए स्वर कहलाते हैं। अब देखिए उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं स्वर। तो इनका उच्चारण करते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, यानी कि वायु को निकलने के लिए उस वक्त किसी भी रुकावट में की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो प्रवाह रूप से प्रवाहित होती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। तो हिंदी में कितने हो गए स्वर? 11। तो यहाँ पे देखिए 11 स्वर दिए गए हैं। अ से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, छोटे उ से उल्लू, बड़े उ से ऊन, री से रीसी, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। और ये अनुस्वार और अनुनासी, ये विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अब देखिए स्वरों के भेद। स्वरों के भी भेद होते हैं।
पहले हर्ष स्वर है, फिर दीर्घ स्वर है, फिर प्लुत स्वर। तो हर्ष का अर्थ होता है जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है, यानी कि जब आप बोलते एकदम से बोल दिया आपने, समय नहीं लगा, तो वो क्या हो गया, हर्ष स्वर, यानी कि कम समय लगने के कारण ये क्या कहलाती है, हर्ष स्वर। ई छोटा ओ री बोल दिया एकदम से, कोई भी मतलब टाइम नहीं लगा, समय नहीं लगा, इसीलिए क्या कहलाते हैं, हर्ष स्वर। एक मात्रा का समय लगता है जिसमें, तो उसे हम कहते हैं हर्ष स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। अब देखिए दीर्घ, दीर्घ के नाम से ही पता चल रहा है बड़ा, तो दीर्घ का अर्थ होता है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है, यानी कि यहाँ पे कम समय लगेगा, यहाँ पे डबल समय लगेगा। तो जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो डबल समय लग रहा है, और ये कैसे बोले गए, ई, ऊ, री, एकदम से बोल दिए, जबकि यहाँ पे डबल समय लग रहा है आपको, तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। समझ में आया बच्चों, हर्ष और दीर्घ में अंतर। हर्ष में कम समय लगेगा और दीर्घ में ज़्यादा समय लगेगा। अब है प्लुत स्वर। प्लुत यानी कि ये इनसे भी ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे एक मात्रा का, यहाँ पे 2 मात्रा का, यहाँ पे 3 मात्राओं का समय लगता है। तो जिन स्वरों को के उच्चारण में हर स्वरों से तिगुना समय लगता है, यानी कि ट्रिपल टाइम हो गया है, उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, उदाहरण ओम, सुनो आदि। इनका चिन्ह इस प्रकार से होता है। ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में इनका इतना प्रयोग नहीं होता है, तो हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो समझ में आया बच्चों। अब देखिए अयोगवाह। हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त 2 वर्ण और अ भी जोड़े जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। इनको क्या कहा जाता है, अयोगवाह। तो वे स्वर नहीं होते, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह मात्राएं होती हैं। ये स्वर नहीं होते हैं, लेकिन इनकी भी मात्राएं कैसे लगती है, स्वरों की ही तरह लगती है। जैसे स्वर की मात्रा लगेगी वैसे ही इनकी भी मात्रा होती है। अतः इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लिखा जाता है, स्वरों के साथ ही लिखा जाता है, व्यंजनों के साथ इनको नहीं रखा जाता। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, यानी कि इनका प्रयोग जिस प्रकार से स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है उस प्रकार से अयोगवाह का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अब देखिए अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। आपने चंद्रबिंदी देखी होगी, चांद, तो कहाँ से बोल रहे हो, नाक से उच्चारण हो रहा है। तो इसका प्रयोग वर्ण के 5वें वर्ण पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। अंकी बिंदी चंद्रबिंदी होती है ना, चांद, तो इसका उच्चारण न या म के समान होता है, जिसका चिन्ह चंद्रबिंदी होती है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो रहा है ना। तो पंख, अनुस्वार, अंकी बिंदी, सॉरी, पंख, व्यंजन, संत, खंबा। तो समझ में आया बच्चों, ये अनुस्वार है, तो इसकी अंकी बिंदी होती है। अब देखिए विसर्ग। इसे किसी वर्ण के बाद लगाया जाता है, यानी कि उसके बाद क्या लगता है, वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों में होता है। तो विसर्ग का प्रयोग जो है, जो संस्कृत शब्द होते हैं यानी कि तत्सम शब्द होते हैं, उनमें ही किया जाता है। हिंदी भाषा में नॉर्मली इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अतः, पुनः, प्रातः, ये क्या हैं, ये सारे के सारे संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं, तो इसीलिए इनमें इनका प्रयोग किया गया। अब देखिए हलंत। स्वरहीन व्यंजनों की पहचान के लिए अक्षर के नीचे आड़ी रेखा लगा दी जाती है। ऐसे आधे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आधे व्यंजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हलंत। यानी कि जब स्वर रहित व्यंजन लिखा जाता है, जैसे क लिख दिया हमने, और क यहाँ पे देखिए न लिखा है, यहाँ पे हलंत लगा है, तो यहाँ पे क्या है, स्वर नहीं है इसमें। जब ये स्वर हो जाएगा इसके अंदर तो हलंत हट जाएगा, तो उसी को हलंत कहते हैं। अब देखिए अनुनासिक। अनुनासिक, यहाँ पे एक चंद्रबिंदी लगाई गई है। इसका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका के साथ भी किया जाता है। यानी कि इसका उच्चारण कैसे लिखते हैं या कैसे बोलते हैं, मुख के साथ साथ नासिका के साथ भी इसका उच्चारण स्थान होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। इसे दर्शाने के लिए चंद्रबिंदु, यहाँ पे देखिए चंद्रबिंदु लगाया गया है, चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे माँ, पूंछ, हंस, उंगली, ऊंट, बूंद आदि, तो ये चंद्रबिंदी हो गई।
अब देखिए, जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है उन्हें चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल अनुस्वार लगाया जाता है। यानी कि जिनकी जो है, जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है, यानी कि ये जो है ये हमारी शिरोरेखा है, तो इसके ऊपर जो मात्रा लगती है उसको केवल क्या कहते हैं, अनुस्वार। चंद्रबिंदी लगा दी जाती है, लगाया जाता है। तो में, सिंचाई, उन्हें, क्योंकि, घोंसला, गेंद आदि। तो समझ में आया बच्चों। अब देखिए व्यंजन। अभी तक हम स्वर पढ़ रहे थे, स्वर के भेद पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं,